अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूं आप सबको अपनी आज की इस वीडियो में। ये लास्ट पार्ट और फोर्थ वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक एमएससी या बैचलर लेवल पे जो हम सर्वे डेटा को कलेक्ट करके एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में एनालाइज करते हैं तो कैसे होता है। इसकी लास्ट टेक्निक जो मैंने अप्लाई की थी वो रिग्रेशन एनालिसिस। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो यूज़ होती है ताकि हम इक्वेशन को जनरेट कर सकें, हम इन्फ्लुएंस चेक कर सकें कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर जो है इसका क्या इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हमने स्टार्ट करते हैं। हमने एनालिसिस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 पे कंडक्ट किया था और उसके बाद हमने ये सिग्निफिकेंस क्राइटेरिया एक सेट किया था कि अगर हमारे पास पी वैल्यू कम आ जाती है अल्फा जो 0.05 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। सो एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ कि हम एसपीएसएस में कैसे करेंगे। उसके बाद जो ये रिपोर्ट्स हैं आप ये देख सकते हैं, मैंने टेबल की फॉर्म में तमाम की तमाम रिग्रेशन एनालिसिस आपको सारी की सारी समरीज टेबल में बताई हैं। ये फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सो आपने क्लिक करना है एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है एनालाइज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने लीनियर पे क्लिक कर लेना है। हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताना है। सो हमारा इस तमाम की तमाम रिसर्च में जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो तुर्किश कतरी रिलेशनशिप था, इसको हमने यहाँ लिख लिया और हम वन बाय वन फिलहाल में क्योंकि सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास बैक वर्क एट अ टाइम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर वेरिएबल होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ओके प्रेस कर देना। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपके पास रिजल्ट शीट ओपन हो जाएगी। इस रिजल्ट शीट में आपके पास ये देखें, एक आपके पास मॉडल समरी का टेबल बनेगा, एक आपके पास एनोवा का टेबल बनेगा और तीसरा आपके पास कोफिशिएंट का। ये जो आपके पास मॉडल समरी बनेगी आपको बताएगी कि हमारे पास जो ये वेरिएबल था इंडिपेंडेंट या प्रिडिक्टर इसने कितना एक्सप्लेन किया है डिपेंडेंट वेरिएबल को। एनोवा ये बताएगा कि क्या हमारा रिग्रेशन एनालिसिस सिग्निफिकेंट है या नहीं, और कोफिशिएंट से हम इस जो हमारे पास टेबल बना है इससे हम रिग्रेशन की इक्वेशन बना सकते हैं। इन सारे टेबल्स को मैंने कॉपी किया था, एक्सेल में लेकर गया, वहाँ फॉर्मेटिंग की और फॉर्मेटिंग करने के बाद इनको मैंने यहाँ वर्ड में पेस्ट कर दिया ताकि एक अच्छे तरीके से हम इसको देख सकें। उसके ऊपर मैंने पैराग्राफ भी लिख दी है। तो टेबल 13 कहता है कि जी हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, आर स्क्वायर एडजस्टेड और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। अब इस टेबल को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया उसकी तरफ चलते हैं। ये एक्सप्लेन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से एक्सप्लेन होगा कि जो रिजल्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस ये बताते हैं कि एक्सपोर्ट एक्टिविटी ने 28.7% एक्सप्लेन किया वेरिएशन को। ये 28.7 बेसिकली 0.287 है और ये मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। आप यहाँ पे टेबल 13 में ये चीज़ देख भी सकते हैं। ये देखें 0.287, इट इज़ बेसिकली 28.7 वेरिएशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि TQR तुर्किश कतरी रिलेशनशिप जो है इनमें जो वेरिएशन आती है उस वेरिएशन को एक्सपोर्ट एक्टिविटी का जो वेरिएबल है तकरीबन 28.7% ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। और इसके बाद मैंने इसको ये बताया कि जी एफ वैल्यू 1 और 198 ये क्या चीज़ है। ये आपके पास एनोवा टेबल से ये वैल्यू आएगी। आप यहाँ देखेंगे कि एनोवा के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं। सो ये देख लें, रिग्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और रेजिडुअल या एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 198 है। और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास एफ वैल्यू और जो सिग्निफिकेंस वैल्यू हमने ये नोट कर लेनी होती है। इसको हम एक स्टैंडर्ड तरीके से एज पर APA स्टाइल हम इसको लिखते हैं। तो आपने लिख दिया कि F1,198 ये रिग्रेशन और रेजिडुअल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आपने साथ ही ये वाली जो वैल्यू है 79.582 ये मेरे पास F वैल्यू है। साथ ही आप लिख लोगे जो P वैल्यू है और R स्क्वायर की वैल्यू। ये आपने सारा लिख लेना है। इसका ये मतलब है कि अगर हम इसको टेबल में चेक करना चाहें तो हमें यह कंपेयर करेंगे इस F वैल्यू को यूजिंग द जो हमारे पास F डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है और वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसके आप डिस्कस करते हैं कि एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर साबित हुआ है और एनोवा टेबल जो है टेबल 14 इसमें हमें ये बात बताइए कि पी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम है सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से, इसीलिए हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और एक रिग्रेशन एनालिसिस सिग्निफिकेंट आ गया। इसके बाद हमने ये बताया, ये चीज़ हमारे पास जो दूसरी लाइन मैंने लिखी है आप इस एनोवा टेबल से ये चीज़ आप ले सकते हो क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो पी वैल्यू है ये 0.00 है, ये बहुत छोटी है। इसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया टेबल नंबर 15 को। इस टेबल नंबर 15 को मैंने ये एक्सप्लेन किया
कि यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है इसके साथ पी वैल्यू 0.000 है, और इसका ये मतलब है कि सिग्निफिकेंट वेरिएबल है, प्रिडिक्टर है, प्लस मेरे पास ये जो हम यहाँ हेडिंग दी हुई है अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके पास ये दो कोफिशिएंट जो ये रिग्रेशन इक्वेशन आपको बना के देते हैं। सो आपने लिख लेना कि TQR तुर्किश कतर रिलेशनशिप इज इक्वल टू 2.131 प्लस 0.521 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट एक्टिविटी। ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास एक्सपोर्ट एक्टिविटी में 1 यूनिट राइज होता है, तो हमारे पास 0.5 to 1 यूनिट्स जो रिलेशनशिप है वो प्लस यहाँ है निशान है, तो वो अच्छे होंगे, इंक्रीज होंगे, इन्हांस होंगे, या आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएंगे। सो ये आपने लिख दिया। इसी तरह मैंने क्या किया कि जो हमारे पास और प्रिडिक्टर्स थे हर एक के लिए मैंने सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस को सबसे पहले परफॉर्म किया, और उसके बाद मैंने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म किया, और उसमें मैंने तमाम के तमाम प्रिडिक्टर वेरिएबल को लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्टिविटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन तीनों को मैंने एट अ टाइम लिया। और उसके बाद अगेन आप ये देख सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ये बता रही है कि तीनों वेरिएबल मिल के 35.9% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि तुर्किश कतर रिलेशनशिप में आ रही है। इसके बाद अगेन अगर हमने 3 वेरिएबल प्रिडिक्टर लिए हैं तो क्या होगा, क्या एनोवा हमारा सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। सो देख लें यहाँ पर जो ये इसकी पी वैल्यू है वो 0.00 बहुत छोटी आई है, इसका मतलब है एनोवा सिग्निफिकेंट होगा। चलते हैं अब आगे कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सो ये देख सकते हैं आप कि ये कांस्टेंट आप 1.67 शुरू में लिख लीजिएगा। एक्सपोर्ट एक्टिविटी का अपना एक कोफिशिएंट है 0.536, इस तरह कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 0.274, जॉब 0.019। क्या ये तीनों हमारे पास जो प्रिडिक्टर्स हैं सिग्निफिकेंट आए हैं। सो आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट एक्टिविटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की पी वैल्यू बहुत छोटी है 0.000, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। जबकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है इसकी पी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है 0.716, तो ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन क्योंकि ये हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो हमने इसको अपने मॉडल में रखा, और इसकी मदद से ये कोफिशिएंट्स की मदद से हमने ये इक्वेशन जो है ये हमने बना ली। इसके बाद मैंने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि सारी की सारी चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि 35.9% वेरिएशन एक्सप्लेन हो रही है। ये आप मैंने लिखने का स्टाइल एपीए में बता दिया। एनोवा हमारे पास अगेन सिग्निफिकेंट आया, पी वैल्यू से कम थी, और जब हमने इंडिविजुअल प्रिडिक्टर्स को देखा तो हमारे पास प्रिडिक्टर से ये पता चला कि एक्सपोर्ट एक्टिविटी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सिग्निफिकेंट है, जबकि जॉब अपॉर्चुनिटीज इनसिग्निफिकेंट है। आखिर में आपने क्या करना है, इन तमाम के जो कोफिशिएंट्स आपने वो भी लिखने हैं, साथ कोफिशिएंट की पी वैल्यू भी लिखनी है, और आपने ये बताना है कौन सा सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। बहुत शुक्रिया अगर आपने चारों वीडियोस देखी, और ये सारी की सारी MSc बैचलर लेवल की रिसर्च वर्क थी। अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है और अपने एनालिसिस में कोई हेल्प चाहिए, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। जस्ट एक कॉल, SMS और या ईमेल पे। बहुत शुक्रिया सारी सीरीज़ देखने का। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। आप कोई भी कॉमेंट करें मैं आपको कॉमेंट में भी उसका रिप्लाई दूंगा। बाय बाय।